Jungle. नमस्कार दोस्तों, कैपिटल वन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ आज एक ऐसे गेस्ट को लेके जिनको मिलकर आपको कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो कि नॉर्मली सुनना और जिनको हम लोग कहीं ज़्यादा इतना सुनते नहीं हैं, कहीं ज़्यादा इतना चर्चा में नहीं आती हों बातें। और हमारा ये कोशिश उनको मिलाने की आपसे इसलिए है ताकि आपको कुछ डिफरेंट हम लोग बता सकें और ये भी दिखा सकें कि कितनी यंग एज के अंदर उन्होंने ये सब चीज़ों को अचीव किया है। और आज उनकी अपनी खुद की एक कंसल्टिंग कंपनी है जिसका नाम है रोजिएट इंजीनियरिंग सर्विसेज। इसके तहत वो वैसे तो काफ़ी कुछ कर रहे हैं, जैसे कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सलाह देना और इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज़ को सलाह देना कि किस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूशन करी जाए कि खर्चा बचे, देश का भी, कंपनी का भी, और यूज़र तक जो है उनका जो प्रोडक्ट है वो आराम से पहुंच भी जाए। एक डिफरेंट पूरा सेगमेंट है जिसके बारे में हम चर्चा करते हुए और जानेंगे। तो आइए मिलते हैं मिस्टर राजीव बत्रा से। राजीव जी, इट्स प्लेजर टू हैव यू इन आवर स्टूडियो टुडे। और मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। आपने एक जो कंपनी जस्ट रिसेंटली आपने खोली है अराउंड अ ईयर बैक। सो उससे पहले आई थिंक आप काफ़ी कंपनीज़ को कंसल्टेशंस दे ही रहे थे। हाँ जी। मैं सर ये इस पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जैसे अभी आप मुझे समझा रहे थे, काफ़ी टेक्निकल सी लैंग्वेज है आपकी, बट डेफिनेटली इस इंटरव्यू के दौरान मैं भी उसको कुछ ज़्यादा समझने की कोशिश करूँगा। तो कुछ बताइए सर, क्या है आपका प्रोफाइल? राजेश जी, ऐसा है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है और इफ़ेक्टिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लेट्स पुट इट दैट वे, कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रादर इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड हम लोग सारे बड़े वरिड हैं कि पावर तो हम लोग जनरेट करते हैं, बट एक तो कैसे जनरेट करते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो एक इफेक्टिव मैनर से अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और एक वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन कस्टमर को देना, इट वाज द ओनली ऑब्जेक्टिव विद विच आई स्टार्टेड दिस कंपनी। और इस कंपनी का अगर आप लिटिल मीनिंग भी देखें तो रोजिएट मीन्स ऑप्टिमिस्टिक। तो विद अ पॉजिटिव थिंकिंग आई स्टार्टेड दिस कंपनी अराउंड अ ईयर बैक, एंड दिस कंपनी was conceived maybe around 1 decade back I had to start. But as in a professional world जब होता है तो बंदा बहुत सारी चीज़ें जब सीखने को मिलती हैं तो फिर ये होता है कि पहले सब कुछ इस लेवल पे लेके आ जाइए सो दैट उसको आप अपनी कंपनी में इम्बाइब करके इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये जर्नी तो स्टार्ट आज की नहीं है, दिमाग में तो पिछले 12-13 साल से था कि कुछ अपने लिए करना है। बट मेरा एसोसिएशन पहले काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ में रहा है, लाइक L&T, GE। वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी बड़ा नाम है, इंडिया में भी है, वर्ल्ड में भी है। तो कुछ पहले 10-1 साल तो कॉर्पोरेट में इन लोगों के साथ में काम किया, लर्नड ऑल द सिस्टम्स एंड ऑल, कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चीज़ें रहती हैं एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन। एंड लास्ट के 10 साल इज वॉज और इन द स्मॉल कंपनी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वेयर आई लर्न हाउ द बिजनेस इज बीइंग डन, द प्रोडक्ट अवेलेबल है। मैं समझाऊँ इस चीज़ को, एक कंपनी पावर को जनरेट कर रही है और आपका रोल आता है कि उस जनरेशन को प्रॉपर चैनल के थ्रू एक कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाना है उस कंपनी ने। हाँ। सो आपका रोल जो है किस लेवल से किस लेवल तक का होता है? हमारा लेवल सर, अगर आप लेके चलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर पावर जनरेट हो गया उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज तक एनीथिंग विच गोज इन बिटवीन इज अवर प्रोपोजिशन, अवर सोल्यूशन। उसमें जो भी कंपोनेंट लगता है, वी प्रोवाइड दोज कंपोनेंट्स ऑल्सो, वी टाई अप विद दोज कंपनीज विच कैन ऑफर those type of effective solutions for the customer which can give you a good value for money product and suitable for different segments of the market. And to name a few, if you really talk about companies, solar plant बहुत लगा रही हैं हमारी कंट्री में आके, बाहर से भी बहुत लोग आ रहे हैं, इंडिया के भी बहुत लोग लगा रहे हैं, बट दे आर नॉट नेसेसरी फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड। उनको ये तो पता है कि सोलर पैनल लगा देना है, सोलर पैनल से पावर जनरेट हो जाती है, बट उसको जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो उनके लिए भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गेट any generation converted into the money, because it has to be distributed to the power distribution companies. और वो power distribution companies हर state ने अलग अलग discoms बना रखा है. So we work with those discoms also in designing the right product, the right specification, as well as offering them the right product also, considering the specifications and the requirements they have.
सो इट्स क्वाइट अ टेक्निकल टाइप ऑफ लाइन. उसमें कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको भी डिस्कशन में टाइम में मे बी अ गुड लर्निंग फॉर यू ऑल्सो. नहीं, डेफिनेटली, एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग इटसेल्फ कि आई विल बी लर्निंग वाया दिस इंटरव्यू अ लॉट. बट एक चीज़ जो हम लोग कॉमनली यहाँ पर यूज़ करते हैं कि बिजली की खपत जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, और ये नॉर्मली एक वो भाषा है जो कि हम लोग समाचारों में सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा खपत हो गई है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है. ये जो डिमांड एंड सप्लाई जो है, इसको किस तरीके से हम लोग आंकते हैं या फिर इसको किस तरह से मेजर किया जाता है? सर ऐसा है, पावर की जो मेजरमेंट है वो अगर डोमेस्टिक लोड में बोलेंगे तो वो वाटेज और किलोवाट में होती है जी. बट अगर आप वो इंडस्ट्री में चले जाती हैं वो किलोवाट और मेगावाट में हो जाती है. बट जब हम बहुत मेजर स्केल पे कंट्री लेवल पे बात करते हैं तो वो गीगावाट में चली जाती है. ओके. तो वाट इज लाइक 1000. अगर किलोवाट की बात करें तो 1000 वाट है, मेगावाट बात करेंगे तो 1000 किलोवाट है, बट गीगावाट चले जाएंगे तो 1000 मेगावाट है. तो इट इज लाइक अ मल्टीपल इन 1000 व्हेन यू गो फ्रॉम किलोवाट टू मेगावाट टू गीगावाट एंड ऑल. और हमारी कंट्री एज वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 130 odd crores, उसमें हम लोगों की जो पावर की जो डिमांड है वो 220 गीगावाट है. अगर उसको बात करेंगे तो 2,20,000 मेगावाट इन टर्म्स ऑफ दैट टाइप ऑफ वॉल्यूम इफ वी टॉक अबाउट. तो ये यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाता है सर पूरे, जैसे अब इतना बड़ा हमारा एक लैंडस्केप है, उसके अंदर साउथ का एरिया जो है, नॉर्थ का एरिया है? ऐसा है सर, इसमें आज आप अगर एक पर्टिकुलर स्केल पे इसको नापेंगे तो आप ये लेके चलिए जिस एरिया में गर्मी और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है वहाँ पावर की कंजम्पशन ज़्यादा रहती है. ओके. और जिस एरिया में मौसम थोड़ा ठंडा रहता है वहाँ पावर की कंजम्पशन कम रहती है. तो हमारे कंट्री में आज से अगर हम 20 साल पहले चले जाएं तो पावर की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट हमारे पास कोई जनरेशन के एवेन्यूज़ भी नहीं थे. तो हम लोग क्या ज़्यादा डिपेंडेंट थे, हम लोग कोल के ऊपर डिपेंडेंट थे. तो हमारी मेजर जनरेशन सारी कोल से थी. थर्मल वॉज द जनरेशन, थर्मल एनर्जी वॉज द मेन सोर्स ऑफ पावर, एंड ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ पावर वॉज नॉट अवेलेबल. और इफ इट वॉज अवेलेबल तो बहुत कॉस्टली थे, उसको अफोर्ड हमारी कंट्री में करने के लिए देयर वर नॉट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, वॉज नॉट देयर. मैं सर इसमें एक बड़े इंटरेस्टिंग से पॉइंट को ध्यान में डाल रहा हूँ. जैसे अभी आपने बोला कि द ओरिजिनल सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ पावर वाज थर्मल. करेक्ट. शुरू में, तो अभी वो न्यूक्लियर हो गया है. सो अभी हम लोग, वो आप लोगों के परसेप्शन से न्यूक्लियर है एक्चुअली स्पीकिंग, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई काफ़ी टाइम से. मीडिया ने बहुत कवरेज किया उसको कि न्यूक्लियर से ही पावर आप ज़्यादा मेजर जनरेट कर सकते हो, बट ऐसा है नहीं. बिकॉज पावर के सोर्सेज 5 या 6 तरह के मेन सोर्सेज हैं पावर के. ओके. थर्मल हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बट वर्ल्ड वाइड थर्मल इज नेवर बीइंग प्रेफर्ड. इट इज़ न्यूक्लियर विच इज़ मोर प्रेफर्ड, बट बिकॉज ऑफ हमारे आसपास की प्रेजेंस ऐसी है कि न्यूक्लियर को मेन फ्यूल का एक कंसर्न रहता था हमारे लिए कि फ्यूल कहाँ से आएगा. तो न्यूक्लियर को कुछ भी आपको जनरेट करने के लिए चाहिए तो कोई फ्यूल चाहिए. चाहे थर्मल करेंगे तो कोल चाहिए, हाइड्रो करेंगे तो पानी चाहिए, अगर आप जियो करेंगे तो जियो मतलब अर्थ से रिलेटेड वाली कुछ एनर्जी चाहिए आपको. आप ऐसे न्यूक्लियर में करेंगे तो न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए. तो वो न्यूक्लियर फ्यूल भी बहुत एनरिच क्वालिटी का चाहिए. अब यूरेनियम है, उस यूरेनियम को लाने के लिए अगर हम उसको ढंग से यूज़ करें तो हम अच्छी पावर जनरेट कर सकते हैं उसको. बट अगर गलत रिसोर्सेज में चले जाएंगे तो देन यू हैव लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स विच आर बीइंग एडहेयर्ड बाय दैट. तो उसलिए एक रिस्क फैक्टर को देखते हुए कभी इंडिया को बीइंग प्रॉक्सिमिटी में काफ़ी सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा लोग रिलक्टेंट थे कि भैया उनको एज न्यूक्लियर अगर फ्यूल मिल गया तो बहुत रिस्की हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ. तो इसलिए वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म था कि इसलिए न्यूक्लियर के लिए हम लोगों ने भी, हमारे यहाँ पे भी प्लांट है न्यूक्लियर के लिए, बट द कैपेसिटी ऑफ जनरेशन इज़ वेरी लेस एंड दैट टू इट इज़ एट अ वेरी फार ऑफ प्लेसेस एंड ऑल. तो इतने सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह पॉसिबल नहीं थे, इसीलिए आप ऑफ लेट ऑल्टरनेट सोर्सेज पे ज़्यादा फोकस हुआ है. तो आप अगर देखेंगे पिछले अगर 5 साल का एनालिसिस आप कहीं से भी उठा के देख लीजिए, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं. उसमें MNRE एक नया सिस्टम बना दिया गया है जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को फोकस करता है. उसमें सोलर आता है, उसमें थर्मल है, उसमें विंड है, बट थर्मल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रिन्यूएबल. बट उसको धीरे धीरे कम करना है, इसीलिए वो सोलर पे और विंड पे फोकस करना शुरू कर दिया. एंड न्यूक्लियर इज नेवर अ रिन्यूएबल टाइप ऑफ एक्टिविटी. तो न्यूक्लियर इज ऑलवेज अ थ्रेट. पीछे आपने जापान में भी देखा इतना बड़ा हादसा हुआ बिकॉज ऑफ दिस एंड ऑल. तो उस लेवल पे लेके रोजिएट को जो कंसीव किया गया था वो रीज़न ये था कि अगर पावर एक इतना बड़ा कंसर्न है तो व्हाई नॉट गिव अ गुड सोल्यूशन टू द कस्टमर. So that was the only reason why, learning from all those things, I started this company. सर जैसे भी अब आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि अभी हम लोगों ने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, जैसे अभी आपसे मेरा एक क्वेश्चन था, आपने उसका आंसर दिया. तो अब आप ही कंसल्टेशंस के ऊपर जब हम आते हैं, हाउ डू यू स्टार्ट ऑफ विद दिस? बिकॉज what is the first point of approach of a customer
to you? I mean, how? I'll tell you sir, this is राजेश जी, इशू ये है कि आजकल जो भी इलेक्ट्रिकल से वी स्पेशलाइज इन इलेक्ट्रिकल लाइन, तो जो भी प्रोजेक्ट्स आज की डेट में आ रहे हैं, इट हैज़ बिकम द कंसोलिडेटेड प्रोजेक्ट, मीन्स इट टेक्स केयर ऑफ सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड एवरीथिंग इन वन पैकेज. एंड द गाइज जो एक बंदे कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज कर रही हैं या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, people like L&T, people like Siemens, or people like Schneider, or there are many other EPC companies and all. So those EPC companies take the complete turnkey project. उसमें उनके पास स्पेशलाइजेशन सिविल का तो मिल जाएंगे हर चीज़ की, बट दे डोंट हैव एवरी सेगमेंट वाइज, एवरी कैटेगरी वाइज पीपल एलोकेटेड फॉर दैट. तो उसमें वो क्या करना शुरू कर दिया कि उन्होंने सप्लाई चेन के लिए सोर्सिंग सोल्यूशन शुरू कर दिया कि जब प्रोजेक्ट कोट करते हैं प्री बिडिंग स्टेज पे, दे टाई अप विद द पीपल. तो प्री बिडिंग स्टेज का मतलब जब सपोज कोई टेंडर 100 करोड़ का है, उसको कोट कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल कंट्रीब्यूशन नॉर्मली अराउंड 20%, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू में अगर थंब रूल लेके चलेंगे, सो ऑलमोस्ट किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर 20 से 25% के आसपास इलेक्ट्रिकल कंट्रीब्यूशन रहता है. और उस इलेक्ट्रिकल कंट्रीब्यूशन में 20% के अंदर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज मोर देन 75%. अब वो क्या है कि पूरे प्रोजेक्ट को हिला देता है अगर आपने उसमें प्रोजेक्ट में बिडिंग ढंग से नहीं करी है. सो वी गेट इन्वॉल्व एट दैट स्टेज लेवल. ओके. सो व्हेन दे फ्लोट द टेंडर और प्रायर टू बिडिंग द फाइनल टेंडर, दे टेक अस द फाइनल बिडिंग प्राइस फ्रॉम आवर साइड, कि अगर ये प्रोजेक्ट हम आपको देंगे complete for the sourcing as well as the commissioning also. So then they take all the techno-commercial offers from our side. So what we do is we do the study their complete specifications, suggest them the deviations, because there are certain products which don't comply to those specifications also, which are available in our country. Because some of the tenders are being made, ऐसा होता है कि कोई कहीं copy paste करके tenders बनाए जाते हैं. It's normally when every project is like that. तो उसमें क्या होता है कि you can give a technical deviation also, you can give a commercial deviation also, and you can give a techno-commercial deviation also. तो वी गेट इन्वॉल्व एट दैट स्टेज कि बिडिंग स्टेज पे अगर हम कस्टमर के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसको ये पता हो कि यार ये प्रोजेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल कंट्रीब्यूशन अगर 25% है, तो आई हैव वन कंपनी विच इज गिविंग मी द कंप्लीट टर्न की सोल्यूशन फॉर द सोर्सिंग ऑल्सो, फॉर द सप्लाई ऑल्सो, एज वेल एज फॉर द कमिशनिंग ऑल्सो. So we have also got those verticals which take care of all those things, and even post commissioning also we have got associate companies which do the servicing also for that, and then the AMC is also involved, because there are certain projects and all people do ask for the AMCs also after the post commissioning. So then we have given those delegated powers to the associate company which takes care of the complete after sale service also, and the maintenance of the products also. So then spares are also required and all. So all in all sir, देखा जाए तो पूरा all encompassing हो गया आपका जो एक कंसल्टेशन है. हाँ जी. बिकॉज कंसल्टेशन तो एक नाम मात्र रह गया, उसके अंदर आपकी सेलिंग भी आ गई. बिल्कुल बिल्कुल. बिकॉज आज के टाइम में कस्टमर क्या कहता है कि सर आपने जब हमने प्री टेंडर में, हमने तो आपको टेंडर दे दिया, आपने पूरा टेंडर को स्पेसिफिकेशन किया, आप ही ने उसमें डेविएशंस दी, क्योंकि दे आर नॉट स्पेशलिस्ट फ्रॉम दैट लाइन एंड वी आर देयर फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ओनली. तो उनको क्या होता है कि अगर कुछ स्पेसिफिकेशन में वो प्रोडक्ट आता ही नहीं है, कई बार रेटिंग ऐसी लिखी जाती है. आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि सपोज कोई ट्रांसफार्मर की एक पर्टिकुलर रेटिंग है, सपोज 1000 kVA का ट्रांसफार्मर, उसके अंदर करंट सपोज की 100 एम्पियर आएगा, बट उन्होंने उसके अंदर करंट 100 की जगह पे 1000 एम्पियर लिखा हुआ है. सो इट्स मे बी अ टिपोलॉजिकल मिस्टेक, बट दैट हैज टू बी हाईलाइटेड ड्यूरिंग द डेविएशन पार्ट. अदरवाइज दे विल हैव टू keep on fighting with the utility and the body which has made the tender and all. So if you put it at that stage itself, so they consider that deviation and give a valid justification also. So we give them the technical deviation also as well as the justification also. That takes care of the consultancy part. सर एक ऐसे ही दिमाग में कोई सवाल आ गया कि कई ऐसा भी होता होगा कई दफ़ा कि जैसे आपने किसी कंपनी को कंसल्टेशन देनी शुरू करी और आप ही की एक कोई और पुराने क्लाइंट भी उसके लिए बिड कर रहे हैं, सो कहीं इसमें बायस होने का कहीं डर नहीं रहता? सर देखिए ऐसा है, इसमें अगर आप बायसिंग का बात करेंगे तो वी आर ऑल्सो वेरी कॉशियस इन सेलेक्टिंग दोज कस्टमर्स, जिसे हमें पता है कि जिसमें जो कस्टमर एक्चुअली हमारे पे फेथ करके एक पर्टिकुलर लेवल का प्रोजेक्ट हमारे से शेयर कर रहा है. तो वी डोंट डिस्कस दिस विद एनी ऑफ आवर कस्टमर्स, द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स या अस्वाइल कस्टमर जिनके साथ हम, क्योंकि देर आर सर्टेन एरियाज वेयर दिस इज अगेन द बिजनेस पॉलिसी. मतलब एज अ पॉलिसी you can give the one particular price to a customer. Suppose you have bidded the tender and I don't know what price you have bidded to your ultimate customer, but मेरी price आपको ये है. I may be bidding the same price to 3 different people, but the point is the person who is going to get the tender is only when I give the complete technical as well as the commercial support for that. So I know that this my costing price suppose 100 rupees, I given maybe 10% loading and given him 110. Somebody may be loading 120, 30. So I cannot comment or control their loading price in the project. Okay. I can only control my pricing. Right. So my pricing could be 110 to you and 110 to this customer also. But ultimately what price they are quoting to the customer, I cannot control that. But ऐसा भी तो होता होगा ना कि जहाँ पर you are not the person who is supplying, you are the person who is actually
bidding on their behalf, meaning you are making the tenders on their behalf. So you have to give them the consultations as per in a manner so that they get the contract. Right. It's more often this than the other way around. It's the both ways also. Sometimes they take the project unknowingly also, then they come back to us. Sir, we are stuck up at this project because we are not able to get the product at this pricing. You help us out. So then we give them this option that if this is, you buy this make, you can get this pricing, and if you buy this make, you can get this pricing. But provided they buy it from our side, because if they go out to the market and all and they go to buy, they don't get those pricing also, because we are being tied up with those companies for pretty long now. Right. So the way we support them and the way we give them this technical inputs. So what happens is power distribution is not only the commercial activity. If you really talk about, sometimes even post tender finalization also, there are certain requirements which customer also wants us to do it, and it has to be done on good faith only. We never expect every time that customer is going to pay us for that. Sometimes it is charity, sometimes it is in good faith and good humor. Maybe 10 times if we support that customer, 11th time we definitely get that also. So it's not necessary that every time we give them the offer, they also get the tender or we get the order also. We have to be commercially also viable, and today's time payments also have to be secured with the customer. So we normally are very selective and picking up those customers which at least are taking care of the financials also. And you were saying something. What I am saying is that in today's time, this industry is quite volatile. So we cannot have that feeling that if we are tied up with this customer, that every time whatever project will come to them, they are going to us. So sometimes when they learn from us, they may go to some other customers, some other vendors also. But what happens is these guys, the other guys, when they give you them only the commercial solutions. They don't give them any technical solutions. In fact, the purpose for asking you this particular question was only to know कि आपका जो job है कितना secure है. I'm sure एक highly टेक्निकल और एकदम ही बिल्कुल टेक्निकल सी एक इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, एक ऐसी चीज़ के अंदर दे रहे हैं जो कि ज़्यादा वाइडली नोन नहीं है, तो लेकिन फिर भी प्लेयर्स हर जगह पे हैं सर, तो इस वाली लाइन के अंदर भी प्लेयर्स होंगे. तो मेरा जानने का मतलब ये था आपसे कि आपकी कंसल्टेशंस की एक रिकरिंग जो इनपुट्स हैं वो कितनी हैं? राजेश जी, I'll just in between I'll just give you some input. What you are saying is कि जो providers हैं, इस तरह की जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जी, they are normally dealers. Okay. So they are normally traders. अच्छा. So they are not from this background at all. अच्छा. वो ये क्या करते हैं कि जो प्रोजेक्ट दिया हुआ है उस प्रोजेक्ट की प्राइस कोड कर देते हैं. राइट. सो दे डोंट गिव देम एनी टाइप्स ऑफ एनी टेक्निकल एज वेल एज एनी कमीशनिंग और एनी आफ्टर सेल सर्विस फॉर दैट. सो जो वो मांगते हैं बस वो जो मांगते हैं वो दे देते हैं. ओके, ऑलराइट. वी नॉर्मली गिव द वैल्यू एडिशन फर्स्ट कि यार इस, क्योंकि ये हमारे साथ टाई अप है प्री टेंडर से. सो वी आर ऑलवेज गोइंग, ये जो पॉइंट आ रहा है वो आता है पोस्ट टेंडर कि जहाँ कस्टमर फंस जाता है, डीलर ने फंसा दिया, डीलर ने गलत प्रोडक्ट दे दिया. अब होता क्या, सपोज एग्जांपल दीजिए, आपने एक XYZ किसी कंपनी डीलर से एक ऑफर ले लिया, उसी बेसिस पे टेंडर कोड कर दिया, और सपोज ने प्राइस गलत कोड किया हुआ है, आपको टेंडर मिल गया, टेंडर आपको मिल गया, बट देन यू आर स्टक अप बिकॉज देन वो टेंडर की सपोज जो सोर्सिंग प्राइस है वो 50 लाख है, बट डीलर ने आपको 20 लाख दे दिया बिकॉज ही वाज नॉट नोइंग अबाउट द स्पेसिफिकेशन पार्ट एंड ऑल. राइट. सो देन यू आर गॉन. So then the ultimate solution customer comes to us कि boss now you minimize our losses. He doesn't talk about sourcing from me. He says you minimize my losses because he knows that this is a wrong product. So इसका मतलब ये हुआ सर कि रोजिएट एक तरीके से जो कर रही है वो ये कि आपको एक कंपनी को जिसके पास सोर्स है जहाँ से उसको ऑर्डर मिल सकता है, उसके लिए उसको ऑर्डर मिल जाए, उसके लिए प्राइसेस फॉर्मुलेट करना, फिर उन प्राइसेस को अगर मान लीजिए एक्सेप्ट कर लेता है उसका वेंडर, उसका कस्टमर, तो उसको फिर आपको इस तरह से उसको स्ट्रेटजाइज करना पड़ता है कि इसको जुडिशियसली हम लोग कितने तरीके से हम कैसे कर सकते हैं. तो ये पूरा ही एक तरीके से आप रोड मैप तैयार कर देते हैं उसका, बिल्कुल बिजनेस का. वी स्टार्ट फ्रॉम राइट फ्रॉम दैट एक्टिविटी ओनली एंड वी वर्क विद दोज टाइप ऑफ निश मार्केट्स ओनली वेयर those guys are from a different background. I'll just tell you, because now these guys have got the money power is available with some of the EPC companies. They want to expand their business. They don't know anything about this electrical distribution line, but as it has become a consolidated market now, because it's not that कि civil वाला सिर्फ civil करता है या electrical वाला सिर्फ electrical करता है, उसमें civil और electrical का एक combined package आता है. तो वो ये कहता है कि यार मेरे को electrical के बारे में कुछ नहीं पता, substation के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास ये टेंडर आ गया, मुझे इसको अब बिड करना है, तो मुझे आप टेक्निकल भी सपोर्ट करो. आजकल टेंडर्स में इवन गवर्नमेंट कस्टमर्स या यूटिलिटीज हैव बिकम वेरी स्मार्ट, इवन प्राइवेट ऑल्सो,
pre-tender they ask for the GTPs, which they call guaranteed technical particulars. So they want you to fill that technical particular also. As a client side, they know how much is cement, how much is the concrete from the civil side. But if somebody talks about what is going to be the fault level of this particular breaker, which you are going to supply after maybe 1.5 years, that becomes too technical. That becomes too technical. And once you write and stamp that, then it is mandatory you have to provide that product also. So that is quite a tricky type of activity which these guys cannot take a risk. Right. They come back to us, and they cannot go to dealers also, because dealers are ultimately going to be dependent on some selective companies. They will get a mail, they will act like a post office. You will send a mail to me, they will forward the mail to the company forward to their technical guy will send to the factory, and this process will take maybe 15 days. And normally all these EPC companies and tendering companies quote all these projects in a 3 days time frame, in a 6 days time frame. If they're dependent on those guys to quote it, it's impossible they will quote even one tender. Right. They cannot even quote. Sometimes we sit full midnight till midnight to support them in giving the technical offer as well as the commercial offer also. And sometimes that gut feeling itself, last time I bought this product at this pricing, this must be the pricing, and we give them that this is the pricing from our side. Irrespective of positive or negative, we are going to supply you this product. But with this specification. In that case, तो आपका जो experience है, सारा रोल ही वो प्ले कर रहा है. वो एक्सपीरियंस ही प्ले कर रहा है. This is because what happens is ये सेगमेंट अब बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो गया है. They want the complete satisfaction कि यार इसमें मेरे को टेंशन नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट के रिलेटेड. मैंने अगर आपको दे दिया तो आप कहीं से भी प्रोडक्ट को लेकर आओ, और यू सेटिस्फाई द कस्टमर ऑन माई बिहाफ. समटाइम्स आई गो टू द कस्टमर ऑल्सो टू सेटिस्फाई देम कि सर ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट में यही फीचर्स आते हैं, यही फीचर दे सकते हैं, यही GDP हमने सबमिट किया है. नोबडी एल्स कैन गिव यू दैट. सो रोजियर इन अ वे इज द बैकबोन टू मेनी कंपनीज नाउ. यस, वी आर सपोर्टिंग देम एज ऑन द बैक फ्रंट इन मेनी ऑफ द कंपनीज. समटाइम्स इवन वी अटेंड द टेक्निकल बिड्स ऑन द आवर कस्टमर बिहाफ ऑल्सो, so that at least we can raise relevant points during the meetings also. Okay. So it's like nowadays the qualification criteria is pre-bid meetings are there. So pre-bid meetings we normally go on their behalf with their engineers, so that we can support them in giving all the technical support there and all. So अभी आपके क्लाइंट्स की अगर बात करें तो कौन कौन से क्लाइंट्स आपके? सर अभी क्लाइंट्स में अगर आप बात करके चलेंगे तो वी आर वर्किंग विद इन यूपी SIDC also, where again the power distribution is they are improving all the power quality everywhere, so we are giving that. Then we are working indirectly with ITC also for the power factor correction, power improvement also through some of the companies which are working for them. So this is one area. Then we are working with a very US funded company called as Amplus Solar, where we are doing the AC side work for them. So that takes care of the supply as well as the commissioning and the installation and the complete setting up of the AC side of the power plant also. Okay. The 4 megawatt plant which we have recently done. Right. So that's the AC side of the work. There are many more customers. So if you talk about naming directly or indirectly, but we are involved in many other companies. Right. So that's how, because customers slowly it's only a 1 year old startup. Sir, इस एक साल के अंदर कितना ग्रो किया आप? I will say that if I cannot give you those numbers because the balance sheet is yet to be finalized for the last year by 30th September this date. But yes, whatever I did last year, this year within first 4 months I have achieved. This much I can talk about. Okay. So that's the growth which we can talk about. Whatever we did in the first year, in first 4 months of this financial year, we already touched that. Sir, our wishes, good wishes to you for everything in future that you do. और हम लोग बस यही चाहेंगे कि इसी तरीके से आप प्रोग्रेस करते रहें और अपने नए प्रोजेक्ट्स को इस पोडियम के ऊपर आके डिस्कस करें, बिकॉज़ ये पोडियम भी सर अब काफ़ी जाना माना पोडियम हो चुका है, जहाँ पे लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं, और हमारी भी कोशिश यही रहती है कि हम लोग इन प्रोजेक्ट्स को एक आम जनता तक पहुँचाएँ, बिकॉज़ कितने लोग अनजान हैं जो आप कर रहे हैं उस जॉब से, बहुत लोग अनजान हैं. हाँ, तो यही हमारा एक कोशिश था आज इस इंटरव्यू के ज़रिए कि हम लोग आप तक उन बातों को पहुँचाएँ जो हमसे बिल्कुल अनजान हैं, और कैसे एक बिजली कंपनी जो है प्रोजेक्ट पकड़ती है, फिर उसको जो है वो किसी कंसल्टेंट को हायर करके एनालाइज करती है कि कैसे उस बिजली को घरों तक पहुँचाया जाए. बहुत ही टेक्निकल जॉब है, और मिस्टर राजीव बत्रा उसके अंदर एक बहुत की रोल प्ले करते हैं. सो आई होप कि आपके लिए ये इंटरव्यू बहुत ही उपयोगी रहेगी और इसको आप एंजॉय करेंगे देखते हुए. इसी नोट के ऊपर मैं आपसे विदा लेता हूं. एंड राजीव जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू द स्टूडियो. थैंक यू वेरी मच. एक चीज़ और जाते जाते दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि हमारे नंबर्स यहाँ पे नीचे दिए जा रहे हैं. कोई भी आपको क्वेश्चन इस इंटरव्यू के दौरान कभी मन में आए तो आप हमारे को मेल कर सकते हैं इस मेल एड्रेस के ऊपर, और एक साथ ही में आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा इस वीडियो के ऊपर, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.